देखिए ये एक डीएनए खंड मैंने यहाँ बनाया हुआ है और डीएनए द्विगुणन हमेशा जहाँ पर एडेनिन थाइमिन वाले नाइट्रोजन बेसेस अधिक होते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट कौन करता है, मान लीजिए कि एडेनिन थाइमिन और नाइट्रोजन बेसेस यहाँ थे, तो सबसे पहले यहाँ पर आकर के डीएनए से चिपक जाता है हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम डीएनए से आकर चिपकेगा, इसको खोलेगा, हाइड्रोजन बांड को तोड़ करके दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को खोलने का कार्य इस तरह से करता है। और जब इधर खोल रहा होता है तो इधर ऐंठन ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से डीएनए के टूटने का डर रहता है। इसलिए यहाँ पर एक और एंजाइम आता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम आता है और ये एंजाइम इस टेंशन को दूर करता है। अब जब ये खुल जाता है बबल, तो यहाँ पर जो आरएनए प्राइमेज एंजाइम होता है, आरएनए प्राइमेज एंजाइम आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े बनाता है और यहाँ पर एक निशान लगा देता है डीएनए पॉलीमरेज के लिए, ताकि यहाँ से आपको बनाना है। तो यहाँ अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नाइट्रोजन बेसेस को जोड़ता जाता है और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में नाइट्रोजन बेसेस को जोड़ता है। इस तरह से ये एक श्रृंखला बन जाएगी जिसे लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। फिर इधर चूंकि ये इस तरह से खुल रहा था तो ये इधर बन रहा था, डायरेक्ट बनता गया, लेकिन इस तरह से ये देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, तो इधर वाला जो स्ट्रैंड होगा ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम इस तरह से होगा और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में नाइट्रोजन बेसेस को जोड़ता है। ये इधर जोड़ना शुरू करेगा तो इसके लिए पहले स्थान चाहिए, कहाँ से जोड़ना शुरू करे, तो आरएनए प्राइमेज एंजाइम यहाँ से निशान लगाता है प्राइमर को जोड़ करके और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए बेसिस को इस तरह से जोड़ देता है। इसके बाद फिर ये और खुल जाता है, तो और खुलने पर आरएनए प्राइमेज एंजाइम यहाँ पर प्राइमर को जोड़ता है और फिर डीएनए प्राइमेज एंजाइम इस तरह से डीएनए बेसिस को जोड़ देता है। जैसे जैसे खुलता जाता है ऐसे ही आरएनए प्राइमेज एंजाइम निशान लगाता जाता है, यानी कि वहाँ पर आरएनए प्राइमर को जोड़ता है और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए बेसिस को जोड़ देता है। इस तरह से छोटे छोटे खंड बन जाते हैं। इन खंडों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। और बाद में क्या होता है कि जहां जहां पर प्राइमर ये सेट हुए हैं, इन प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिमूव कर देता है, हटा देता है। कौन हटाएगा प्राइमर को, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हटाता है। तो यहाँ पर जो गैप बचता है, इस गैप को बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम फिल कर देता है और इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। चलिए इसको डिटेल से समझा देते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 वंशागति का आणविक आधार के अंतर्गत पार्ट 5 लेकर के आए हैं। इस चैप्टर के पार्ट 4 पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। और आपको बता दें कि चैप्टर 5 तक भी टोटल वीडियो अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट से जाकर के आप हर एक चैप्टर के एक एक पॉइंट को समझ सकते हैं। हर एक चैप्टर के सभी हेडिंग्स को समझाया गया है। तो आज के पार्ट में डीएनए द्विगुणन को समझाएंगे, यानी डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए प्रतिकृतिकरण को चित्रों के माध्यम से आसान भाषा में समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए जो डीएनए होता है, डीएनए के स्वाद्विगुणन की क्रिया, स्वाद्विगुणन की क्रिया को डीएनए द्विगुणन कहा जाता है या डीएनए प्रतिकृतिकरण कहा जाता है। प्रतिकृतिकरण तो डीएनए जो होता है इसमें स्वाद्विगुणन की जो क्रिया होती है, स्वयं द्विगुणन होने की जो क्रिया होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए द्विगुणन या डीएनए प्रतिकृतिकरण। जैसे देखिए एक ये डीएनए है, अब इस एक डीएनए से हूबहू ऐसे ही 2 प्रतिलिपियां बन जाएं तो उसे ही क्या कहा जाता है, डीएनए द्विगुणन कहा जाता है। इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही 2 कॉपीज बन जाएं उसे ही द्विगुणन कहा जाता है। यानी कि एक ये जो डीएनए इसने स्वाद्विगुणन की क्रिया किया और स्वाद्विगुणन की क्रिया के द्वारा 2 डीएनए बना दिए, अपनी ही जैसी हूबहू प्रतिलिपियां बना दी, इसे ही क्या कहा जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए द्विगुणन कहा जाता है। यहीं पर आपको बता दें कि केवल डीएनए ही एक ऐसा अणु है
या एक ऐसा जैविक अणु है जिसमें स्वाद्विगुणन की क्षमता होती है, जिसमें स्वाद्विगुणन की क्षमता होती है। यानी केवल डीएनए ही एक ऐसा जैविक अणु है जिसमें स्वाद्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। अब अगर प्रश्न आए कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो कोशिका चक्र के इंटरफेज प्रावस्था के एस फेज में डीएनए का द्विगुणन होता है। और कहाँ होता है, तो केंद्रक में होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए का द्विगुणन होता है। जैसे ये डीएनए है, तो जो डीएनए होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये है, तो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ये होती है। और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं नाइट्रोजन बेसिस के द्वारा जुड़ी होती हैं, नाइट्रोजन बेसिस के द्वारा। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरी बिल्कुल उसके एंटी पैरेलल होती है, प्रति समानांतर होती है, यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, बिल्कुल उसके उल्टा होती है या एंटी पैरेलल होती है। और ये जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, मैंने बताया कि नाइट्रोजन बेसिस से जुड़ी है, तो इसमें जो एडेनिन है वो हमेशा डबल बांड थाइमीन से जुड़ता है। एडेनिन हमेशा डबल बांड के द्वारा थाइमीन से जुड़ता है। और जो इसमें ग्वानिन है वो हमेशा ट्रिपल बांड साइटोसिन से जुड़ता है। यानी जो ग्वानिन होती है ये हमेशा ट्रिपल बांड के द्वारा थाइमीन से जुड़ती है। और इसी तरह से जो थाइमीन है वो डबल बांड एडेनिन से, और जो साइटोसिन है वो डबल बांड ग्वानिन से, बिल्कुल इसी के उल्टा कर दिया मैंने। तो ये जो हाइड्रोजन बंध है इनके द्वारा ये नाइट्रोजन बेसेस जुड़े हुए हैं, एडेनिन थाइमीन के द्वारा, थाइमीन एडेनिन के द्वारा डबल बांड से, और यहाँ पर ग्वानिन साइटोसिन के द्वारा ट्रिपल बांड से। बिंदी के रूप में मैंने बांड को दिखाया हुआ है, साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बांड से जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन बांड के द्वारा ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नाइट्रोजन बेसिस की सहायता से जुड़ी रहती हैं। अब देखिए मैंने बताया कि डीएनए के स्वाद्विगुणन की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, डीएनए द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो स्वाद्विगुणन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, ये जिसमें जो द्विगुणन स्थल होता है, द्विगुणन स्थल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जहां पर ATTA यानी कि ये जो नाइट्रोजन बेसिस है जहां पर अधिक होते हैं, ATTA ये फिर जहां पर अधिक होते हैं, यानी थाइमीन और एडेनिन जिन जगहों पर अधिक नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वहीं से द्विगुणन प्रारंभ होता है। वो द्विगुणन स्थल होता है, प्लेस होता है द्विगुणन का या रेप्लिकेशन का, तो यहीं से द्विगुणन स्थल शुरू होगा। चलिए अब आगे बताते हैं कि कैसे द्विगुणन होगा, कार्यविधि क्या होगी इसकी। चलिए अब डीएनए का द्विगुणन कैसे स्टार्ट होता है, यानी एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनते हैं या प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन कैसे होता है, प्रोसेस आपको समझा देते हैं। देखिए ये एक डीएनए का खंड यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। इस डीएनए खंड में रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो देखिए जहां पर मैंने बताया कार्यस्थल कैसे होगा, एडेनिन थाइमीन एडेनिन वाले जो नाइट्रोजन बेसिस है अधिक संख्या में होते हैं वहीं से ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यानी ये द्विगुणन स्थल होता है, पॉइंट होता है। अब स्टार्ट कौन करेगा, तो सबसे पहले एक एंजाइम आता है हेलिकेज। ये जैसे हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम है, एंजाइम तो सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आता है जो डीएनए कुंडलन को आकुंडलित करता है। आकुंडलित करना यानी इसको खोलना, मतलब कुंडलित डीएनए को खोलने का कार्य करता है। तो खोलने का कार्य कौन करेगा, हेलिकेज एंजाइम करेगा। आकर यहाँ चिपक जाता है या उसी जाकर के डीएनए पर बैठ जाता है। अब जब ये डीएनए को खोलने लगता है इस तरह से, तो खोलते वक्त इधर देखिए ऐंठन शुरू हो जाती है। तो इस ऐंठन को दूर करने के लिए एक टोपो आइसोमरेज एंजाइम होता है, टोपो आइसोमरेज एंजाइम। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हेलिकेज एंजाइम इसको खोलने लगता है तो इधर खिंचाव बढ़ जाता है, और खिंचाव बढ़ने से ये डीएनए खंड टूट सकता है, जिसकी वजह से टोपो आइसोमरेज एंजाइम आकर के यहाँ चिपक जाता है और इसके खिंचाव को कम करता है, इसकी टेंशन को कम करता है। अब ये धीरे धीरे खोलता जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों जो चेन है अलग अलग हो जाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन,
फॉर्क कहा जाता है, द्विशाख कहा जाता है। तो इसी को मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से खोलकर बनाया हुआ है, इसी को यहाँ पर खोलकर इस तरह से डायरेक्टली मैंने बना दिया है। एक एक बबल खोलता है तो ये बबल खुल जाएगा तो इस तरह से दिखेगा और नाइट्रोजन बेसिस ऐसे होंगे। अब देखिए जहाँ पर TA मैंने बताया था थायमिन एडेनिन वाले नाइट्रोजन बेसिस अधिक होते हैं, वहां से DNA द्विगुणन स्टार्ट होता है। अब इसको स्टार्ट कौन करेगा? तो RNA प्राइमेज एंजाइम। RNA प्राइमेज जो एंजाइम है ये RNA के छोटे छोटे टुकड़े बनाने लगता है। जो RNA प्राइमेज एंजाइम है यहाँ आकर चिपक जाएगा और RNA के छोटे छोटे टुकड़े बनाएगा और एक छोटी सी श्रृंखला यहाँ जोड़ देगा। इस श्रृंखला को प्राइमर आप कह सकते हो, इनको ही प्राइमर कहा जाता है। जो छोटे छोटे RNA के टुकड़े बनाता है इसे प्राइमर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर RNA की छोटी सी श्रृंखला जुड़ जाएगी, प्राइमर जुड़ जाएंगे। RNA प्राइमेज एंजाइम ने प्राइमर्स को जोड़ करके बताया है DNA पॉलीमरेज को कि यहाँ से स्टार्ट होगी। अब देखिए यहाँ DNA पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर लिख देते हैं DNA पॉलीमरेज एंजाइम। ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम आकर के नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ना शुरू कर दे इस तरह से। और आपको बता दें जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है यह एंजाइम हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में ही नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में ही नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ता है। देखिए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम था तो इसके एंटी पैरेलल दूसरी बनेगी। तो एंटी पैरेलल में क्या है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा और इस तरह से ये जोड़ेगा। देखिए इस तरह से जोड़ रहा है इधर को DNA पॉलीमरेज एंजाइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम जोड़ता है तो इस तरह से नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ता जाएगा। चूंकि ये शाख इधर को खुल रही है इसलिए डायरेक्टली ये जोड़ता जाएगा और सभी नाइट्रोजन बेसिस इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो इस स्ट्रैंड को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड। ये जो स्ट्रैंड बना ये लीडिंग स्ट्रैंड हो गया। और आपको बता दें अब चूंकि ये इस तरह से खोल रहा है, खोलता जा रहा है, अब वही कार्य इधर भी होना है। तो यहां अब चूंकि खुलता ही जा रहा है तो RNA प्राइमेज एंजाइम प्राइमर को जोड़कर DNA पॉलीमरेज एंजाइम को चेन बनाने के लिए बुलाता है। जैसे यहां पर प्राइमेज एंजाइम ने प्राइमर को जोड़ा, अब जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम आएगा तो DNA पॉलीमरेज एंजाइम किस तरफ बनाएगा? तो देखिए यहाँ 3 प्राइम है तो 5 प्राइम है तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 5 प्राइम हो जाएगा इधर। तो ये इस तरह से, क्योंकि DNA पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ता है। तो यहाँ जैसे प्राइमर लगा तो इधर को जोड़ेगा, इधर एक श्रृंखला बना दिया इसने। अब ये इधर बढ़ता जा रहा है तो फिर इधर खाली हो गया तो यहाँ फिर से प्राइमर आएगा लगेगा और प्राइमर के बाद में यहाँ से फिर से DNA पॉलीमरेज एंजाइम नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ देगा और इसके बाद फिर से इधर बढ़ता ही जाएगा तो यहाँ से फिर से एक प्राइमर इस जगह लगेगा और DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो, देखिए प्राइमर को दूसरे कलर से बना देते हैं तो आपको देखने में आसानी रहेगी। देखिए यहाँ पर ये भी प्राइमर हम दूसरे कलर से कर देते हैं। यहाँ एक प्राइमर आया, यहाँ प्राइमर आया, यहाँ प्राइमर आया, इस तरह से। तो ये जो प्राइमर है दूसरे कलर से बनाने से थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रहेगी। ये प्राइमर हमने बना दिया है दूसरे कलर से। तो यहाँ पर प्राइमर आया जुड़ा तो DNA पॉलीमरेज ने इस तरह से 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ा। यहाँ प्राइमर जोड़ा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ा। यहाँ प्राइमर जोड़ा तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ा। आपको बता दें चूंकि ये इधर बन रही थी शाखा, यानी कि नाइट्रोजन बेसिस इधर को जुड़ रहे थे DNA पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा, तो इसलिए पूरा एक तरह से बनता जाता है। जबकि ये इधर से बन रही थी क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर होता है और DNA पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में जोड़ता है। तो मान लेते हैं कि पहले यहाँ पर RNA प्राइमर जुड़े, यानी प्राइमेज एंजाइम ने RNA प्राइमर को जोड़ा तो DNA ने यहाँ से यहाँ तक के नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ दिया और इसके बाद तब तक ये इधर और निकल आई थी। फिर RNA पॉलीमरेज ने क्या किया कि यहाँ पर फिर से प्राइमर को जोड़ दिया। अब फिर से प्राइमर को जब जोड़ दिया तो यहाँ फिर से DNA पॉलीमरेज एंजाइम नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ेगा और इसके बाद फिर ये आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर RNA प्राइमेज ने फिर से यहाँ पर प्राइमर को जोड़ा और DNA पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर फिर से नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ेगा। इस तरह से देखिए इसमें खंड खंड बन रहे हैं, जोड़ बन रहे हैं, छोटे छोटे से खंड बन गए। यहाँ पर जुड़ा, यहाँ पर जुड़ा, यहाँ पर जुड़ा। तो इन छोटे छोटे खंडों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। ओकाजाकी
फ्रैगमेंट कहा जाता है या ओकाजाकी खंड कहा जाता है। ये लीडिंग स्ट्रैंड है और ओकाजाकी जो फ्रैगमेंट बनते हैं ये लैगिंग स्ट्रैंड पर बनते हैं। ये लैगिंग स्ट्रैंड है तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड पर बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी प्राइमर जुड़े हुए हैं तो इन प्राइमर को हटाने का कार्य कौन करेगा? जो प्राइमर हैं इन प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिमूव करता है। अब देखिए यहाँ पर जो प्राइमर लगे हुए हैं इन प्राइमर को रिमूव कौन करेगा? तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिमूव करेगा। इन प्राइमर्स को रिमूव कर देता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, बाद में आकर के इनको रिमूव कर देता है। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो खाली स्थान बचते हैं उनको डीएनए लाइगेज पूरा कर देता है, फिलअप कर देता है और इस तरह से डीएनए लाइगेज के द्वारा ये स्थान फिल कर दिए जाते हैं और पूरे डीएनए खंड नए स्ट्रैंड के रूप में इस तरह से बन जाते हैं। इसी प्रकार से डीएनए का द्विगुणन होता है, यानी डीएनए द्विगुणित होता है या एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। तो सबसे पहली क्रिया क्या हुई कि हेलिकेज एंजाइम आया, यहाँ पर बैठा और बैठने के बाद इसको खोलना शुरू किया। इधर फिर टेंशन बढ़ी तो टोपोआइसोमरेज ने इस टेंशन को दूर किया। फिर आरएनए प्राइमर यहाँ पर आकर लगे, यानी कि इसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बताया कि यहाँ से आप द्विगुणन शुरू करें, तो कुछ आरएनए की खंड यहाँ पर जुड़ गए। इसके बाद वहीं से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने डीएनए बेसिस को जोड़ना शुरू कर दिया, इस तरह से जोड़ दिया। तो ये जो पहली स्ट्रैंड थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में, इसके एंटी पैरेलल जो बनाया इसने ये डायरेक्ट बनती गई, पूरी एक तरह से बन गई। जबकि जो दूसरी थी इधर 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले में, तो इसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर होगा, क्योंकि हमेशा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में ही नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ता है। तो इधर यहाँ पर मान लीजिए कि प्राइमर लगा था तो इधर नाइट्रोजन बेसिस को जोड़ा, फिर ये आगे बढ़ती गई तो यहाँ प्राइमर लगा, इसको जोड़ा। जितना जितना बढ़ता गया उतना उतना प्राइमर लग करके नाइट्रोजन बेसिस को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जोड़ता गया। इस तरह से जब ये बन गया तो इन प्राइमर को हटाने का कार्य डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है, इन प्राइमर को हटा देता है और हटाने के बाद में फिर लाइगेज एंजाइम आता है और वो लाइगेज एंजाइम क्या करता है कि इनको सबको जोड़ देता है, बाइंडिंग कर देता है और इस तरह से दो खंड बन जाते हैं। और यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट, मैंने आपको बताया कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होते हैं। इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाएगी। चलिए इसको बताते हैं कि परीक्षा में कैसे लिखेंगे। देखिए हेडिंग डालेंगे डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो डीएनए के स्वाद्विगुणन की क्रिया को प्रतिकृतिकरण कहते हैं। केवल डीएनए ऐसे जैविक अणु हैं जिनमें स्वाद्विगुणन की क्षमता होती है। इसी कारण डीएनए की हूबहू प्रतिलिपियां संतति कोशिकाओं में पहुंचती हैं। कोशिका चक्र की इंटरफेज प्रावस्था के एस फेज में डीएनए का द्विगुणन होता है। इस समय कोशिका के गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु के रूप में होते हैं। डीएनए द्विगुणन केंद्रक के अंदर होता है। फिर हम डालेंगे डीएनए द्विगुणन की विधि। तो डीएनए द्विगुणन एक जटिल प्रक्रिया है। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए द्विगुणन की क्रिया मूल रूप से समान होती है, जो निम्नलिखित है। हेडिंग डालेंगे डीऑक्सीराइबोटाइड का सक्रियण यानी एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। तो केंद्रक में यानी केंद्रक द्रव्य में 4 प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। डीएएमपी यानी डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीजीएमपी, डीसीएमपी और डीटीएमपी। डीएनए द्विगुणन के समय एंजाइम फास्फोराइलेज की मदद से एटीपी से 2 फास्फेट अणु ग्रहण कर सभी मोनोफॉस्फेट ऊर्जान्वित होकर ट्राईफॉस्फेट बनाते हैं। जो मोनोफॉस्फेट थे तो ये क्या हो जाते हैं, डीऑक्सी एडिनो मोनोफॉस्फेट थे जैसे, तो ये ट्राईफॉस्फेट बन जाते हैं। मोनो की जगह ट्राई हो जाता है और ऊर्जा भर जाती है इनके अंतर्गत। इस प्रकार इस क्रिया को फास्फेटीकरण या फास्फोरिलेशन कहा जाता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे डीएनए प्रतिकृति का समारंभन यानी डीएनए द्विगुणन स्टार्ट कैसे होगा। तो डीएनए अणु का द्विगुणन केवल कुछ निर्दिष्ट स्थलों पर प्रारंभ होता है। इन्हें द्विगुणन मूल बिंदु कहा जाता है। और द्विगुणन मूल बिंदु मैंने आपको बताया कि कौन से होगा, जहां पर एटी की संख्या अधिक होगी तो इन्हें द्विगुणन मूल बिंदु या समारंभन बिंदु कहते हैं। इस स्थल में क्षारक युगलों की संख्या 100 से 200 तक होती है और इसमें एटी युगल अधिक होते हैं, यानी एडेनिन और थायमिन वाले युगल अधिक होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणु लंबे और बड़े बड़े होते हैं, अतः इनमें द्विगुणन के लिए कई मूल बिंदु होते हैं और डीएनए द्विगुणन कई स्थानों पर एक समान शुरू होता है। डीएनए अणुओं के पराकुंडलन का आकुंडलन। तो
तो केंद्रक के अंदर डीएनए अतिकुंडलित अवस्था में संघनित रहते हैं। द्विगुणन से पहले इनका आकुंडलन यानी खुलना, आकुंडलन का मतलब क्या है, खुलना आवश्यक होता है। इस क्रिया में एंजाइम टोपोआइसोमरेज और हेलिकेज भाग लेते हैं। ये डीएनए के पराकुंडलों को खोलते हैं, जिससे डीएनए के छोटे छोटे स्थानीय खंड धीरे धीरे खुलते हैं। टोपोआइसोमरेज 2 प्रकार का होता है, तो ये वाला आप चाहें तो प्रकार ना लिखें। और इसके बाद आरएनए प्राइमर का निर्माण, तो डीएनए में द्विगुणन द्विशाख यानी रेप्लिकेशन फॉर्क बनते ही प्रत्येक द्विशाख पर अलग हुए डीएनए वलयकों पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में एक छोटी सी आरएनए श्रृंखला का संश्लेषण होता है। यानी आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से आरएनए प्राइमर बनते हैं, यानी आरएनए प्राइमेज की सहायता से आरएनए श्रृंखला का निर्माण होता है। इसे आरएनए प्राइमर भी कहते हैं। इसमें 50 से 100 राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये डीएनए के पूरक होते हैं। आरएनए प्राइमर का संश्लेषण आरएनए पॉलीमरेज या प्राइमेज करता है। फिर है क्षारक युगलों का निर्माण, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से डीएनए की खुली श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षारकों से पूरक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट H बंधों की सहायता से जुड़ना शुरू कर देते हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट में परिवर्तन, यानी न्यूक्लियोटाइड का ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट में कैसे परिवर्तन होता है। तो पैतृक डीएनए चेन से जाने के बाद में सभी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट अणुओं की पैराफॉस्फेट अणु मुक्त हो जाते हैं और इनके मोनोफॉस्फेट अणु न्यूक्लियोटाइड्स पैतृक डीएनए श्रृंखला से जुड़ते रहते हैं। फिर अगले हेडिंग डालेंगे नई डीएनए श्रृंखला का निर्माण, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा डीएनए टेम्पलेट्स पर जुड़े निकटवर्ती न्यूक्लियोटाइड्स से आपस में जुड़ जाते हैं और एक नई डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन जाती है। इस प्रकार एक पैतृक डीएनए अणु से 2 संतति डीएनए अणुओं का निर्माण पूरा हो जाता है। अब देखिए, कभी कभी एक प्रश्न आता है, डीएनए द्विगुणन को अर्ध संरक्षी क्यों कहते हैं। तो डीएनए कि लीडिंग स्ट्रैंड का संश्लेषण सतत होता रहता है, लगातार होता रहता है, किंतु जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसका संश्लेषण छोटी छोटी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में होता है। इसे असतत द्विगुणन कहते हैं। अतः डीएनए द्विगुणन अर्ध सतत या अर्ध संरक्षी कहलाता है। इस प्रकार बने 2 संतत डीएनए अणुओं में एक श्रृंखला पुरानी या पैतृक होती है और दूसरी श्रृंखला नई बनी होती है। इस प्रकार की द्विगुणन विधि अर्ध संरक्षी कहलाती है। तो इस तरह से पूरा डीएनए द्विगुणन पूरा हो गया है। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।